प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त करेंगे हस्तांतरित। कोयला मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में राजमहल तालझारी कोल परियोजना में 1 करोड़ तक का टेंडर स्थानीय को देने पर सहमति। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मामलों की पुष्टि, 26 हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 141। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कल तक राहत की उम्मीद नहीं। नमस्कार। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान 7 अरब से अधिक की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इससे कच्चे मकानों में रह रहे लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने में मदद मिलेगी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हुई उच्च स्तरीय बैठक में राजमहल तालझारी कोल परियोजना में अगले 2 वर्षों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का टेंडर स्थानीय लोगों को देने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के दौरान कोयला मंत्री के समक्ष ये मांग रखी थी। इसके अलावा राज्य की कोलियरियों में 75% नौकरी स्थानीय को देने की भी मांग श्री सोरेन ने उठाई। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11,271 मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 11,376 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 26 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 141 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 12 करोड़ 1,03,225 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राज्य में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन कार्ड धारकों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। गढ़वा जिले में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भी कार्डधारियों से टीका लेने के बाद ही राशन लेने की अपील की है। गढ़वा जिले में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा राशन कार्डधारियों से कोरोना रोधी टीका लेने की अपील का असर अब दिखने लगा है। सीधे गांव स्थित पीडीएस दुकान में भी कार्डधारी कोरोना टीका के प्रमाण पत्र के साथ राशन लेने पहुंच रहे हैं। डीलर साहब बोलन कि टीका वाला कागज लनबा त राशन देब नहीं त नहीं देब।
1 महीना के फ्री देवलन, 1 महीना के पैसा से। राशन लेने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि जन वितरण प्रणाली की दुकान से मिलने वाले अनाज से कोरोना संक्रमण काल में घर परिवार चलाने में आसानी हुई है। गांव में लोगों ने कोविड रोधी वैक्सीन का पहला डोज या दोनों डोज ले लिया है। के लिए सब ले लिया, परिवार ले लिया, हम भर नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लिए कि हमारा दवाई चलता है। पीडीएस दुकानदार का कहना है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्रियों को ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी से कोरोना टीका लगाने की अपील की जा रही है। कोरोना टीका लेने के लिए प्रेरित करना है हम लोगों को। हम लोग सब दुकान खोलने से पहले सभी लोग को बोल देते हैं कि आप टीका लेकर के ही राशन लेने आइए, और नहीं लिए तत्काल ले लीजिए। कोरोना टीका को लेकर अब ग्रामीण भी जागरूक हो रहे हैं और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी वैक्सीन लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल रांची के दरभंगा हाउस स्थित सीसीएल मुख्यालय में कोल इंडिया लिमिटेड सहित अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने देश के ऊर्जा संयंत्रों को निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने उत्पादन और प्रेषण बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राज्य के कांग्रेस विधायकों ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की और अपने क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य तेज किया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे हरी भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ, कहने में कहा जाता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है वो न समझता है। हरी भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है और वो भी 24 घंटे। सच? हाँ हरी भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। राज्य सरकार की नई जलकर नीति का रांची की महापौर आशा लकड़ा ने विरोध किया है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महापौर ने कहा कि नई जलकर नीति में वाटर चार्ज में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है, जिसके विरोध में आगामी 17 नवंबर को राजभवन के समक्ष धरना दिया जाएगा। धरना कार्यक्रम में महापौर ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों से शामिल होने की अपील की है। राज्य सरकार ने जल कर में अप्रत्याशित वृद्धि कर आम लोगों पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ डाल दिया है। राज्य सरकार के इस अधिसूचना के विरोध में 17 नवंबर को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं रांची वासियों से सभी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से जन आंदोलन में शामिल होकर राज्य सरकार की जन विरोधी नीति का विरोध करने की अपील करती हूँ। झारखंड विधानसभा सचिवालय के स्टूडियो में आज यूनिसेफ की ओर से एक बाल सभा का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक अमित मंडल, अंबा प्रसाद, अमित यादव, अनंत ओझा और संजीव सरदार भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। गढ़वा जिले में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलाए जा रहे विधिक जागरूकता अभियान का आज समापन हो गया। इस मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई और बच्चों के बीच बिस्किट तथा टॉफी का वितरण किया गया। गढ़वा जिले में विधिक जागरूकता अभियान के समापन मौके पर जिला जज योगेश्वर मणि ने कहा कि आज बाल दिवस भी है। बच्चों को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जिसको भी विधिक सहायता की जरूरत है, आप लोग के भी माध्यम से जाके अपने घरों में बताइए कि विधिक सहायता के लिए सरकार के द्वारा जो स्थापित हमारा जिला विधिक प्राधिकार है, उसके मदद से हम लोग बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। मौके पर मौजूद जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने कहा कि अपने अधिकारों की जानकारी सभी को होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से विधिक जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाता है और इसका मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानून की पहुंच हो, पदाधिकारियों की पहुंच हो, हर न्याय देने वाले व्यक्ति की पहुंच हो, चाहे वो न्यायिक पदाधिकारी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, कि हम अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानें और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। प्रभात फेरी में शामिल होकर बच्चे भी काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। जो हम लोग को टॉफी बिस्किट मिला उससे हम बहुत खुश हैं। गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुए विधिक जागरूकता अभियान के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिविर आयोजित कर लोगों को कानून की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी मुहैया कराया गया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस कड़ी में कल प्रधानमंत्री संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और झारखंड में रांची स्थित बिरसा उद्यान सह संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय उस जेल परिसर में बनाया गया है जहां बिरसा मुंडा ने कारावास के दौरान अंतिम सांस ली थी। नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे ने कल उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फ्रीडम फाइटर संग्रहालय योजना है, उसको मुझको किया गया है। इसमें राज्य सरकार कुल राशि से 142 करोड़ की है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा 25 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो इतिहास रहा है वो आंदोलन का इतिहास रहा है और फूल क्रांति सबसे पहले पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था और उसी को आगे बढ़ाया भगवान बिरसा मुंडा ने, जो इस राज्य के न केवल एक महान सेनानी है बल्कि उनको भगवान का दर्जा दिया। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में कल से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम पूर्वानुमान में कल तक राज्य के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 16 से मौसम साफ होगा। हालांकि 18 और 19 नवंबर को भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड बढ़ गई है। शुष्क रहेगा और 17 तारीख से जो आंशिक बादल है उसकी भी छटने की संभावना है और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आने वाले 2-3 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है, रात का जो तापमान है, वो उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य ही चल रहा है। जामताड़ा जिले के युवा गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है, बल्कि वे दूसरे के लिए प्रेरक भी बन रहे हैं।
हाल के दिनों में युवाओं का रुझान कृषि और गोपालन की ओर बढ़ा है। जामताड़ा जिले में सरकारी मदद पाकर कुछ बेरोजगार युवक पशुपालन के क्षेत्र में नजीर पेश कर रहे हैं। मेरा नाम भोला यादव है। हम नूर महल्ला में रहते हैं और मैं 5 गाय रखे हैं। 5 गाय से मेहनत करने से 10 गाय किए हैं। हमारा नाम तो जनार्दन कुमार यादव पर। और पहले हम 1-2 गाय रखे, उसी से हम मेहनत करते करते अपना बढ़ाते गए, प्रॉफिट होते गया। फिर ऐसा अभी तक तो मान लीजिए हम 8-9 गाय कर लिए हैं। तो मोदी जी चावल दिया, इसलिए 2 गाय से 6 गाय 8 गाय किए हैं। बहुत अच्छे से इसी से भरण पोषण हम लोग का चलता है। युवाओं के लिए सरकार की पशुधन विकास योजना वरदान साबित हो रही है। जिला गौ विकास पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह कहते हैं कि इन युवाओं को पशुपालन से संबंधित नहीं दिया जाता, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी मुहैया कराया जा रहा है। और भी कंपोनेंट हैं, जैसे चेफ कटर मशीन, विद्युत चालित, हस्त चालित, पनीर खोआ के लिए, बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। इच्छुक जो लोग भी लाभुक हैं वो आवेदन करें अपने प्रखंड मुख्यालय में, और उसका चयन होकर के हम लोग लाभ देने का काम करेंगे। और इन युवाओं द्वारा उत्पादित दूध की खपत पनीर, खोआ सहित अन्य सामग्रियों को बनाने में किया जा रहा है। इसकी चर्चा हर ओर हो रही है। गाय का संवर्धन हो, गाय को सुरक्षा मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। जब से मोदी जी सरकार आई है, गाय के संवर्धन में उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है। लोगों के मन में जागरूकता जागी है कि गाय के पूजा होनी चाहिए, गाय का संवर्धन होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सोच को साकार करने के लिए जामताड़ा जिला के युवा गोपालक आज जो गाय पाल रहे हैं स्वरोजगार के जरिए, आज उससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है, उन्हें अच्छा रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रभावी बनाने में गोपालक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गोपालन से लोगों की आमदनी बढ़ी है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। गैर सरकारी संगठन सिनी खूंटी रांची के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगा रही है। जिले के खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड के 8 गांवों में सिनी की क्लास चल रही है। 15-20 बच्चों से शुरू हुआ ये अभियान अब बड़ा कारवां में बदल गया है। कुछ प्राप्त होते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, भोजन कहाँ से मिलता है? कुछ का चल बस पर हम लोग यहाँ पर मैं क्लास 1 से क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ गांव में जितने भी बच्चे हैं सभी आते हैं और सबका क्लास साइज 1-1 घंटा का क्लास है, तो सब अलग अलग टाइम पर आते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसलिए क्लास ले रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूट गया था। लगभग सभी बच्चे स्कूल से वंचित हो गए थे। तो हम लोग का यही प्रयास है कि जो बच्चे पिछली कक्षा का भूल चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल बंद था तो सभी भूल गए हैं, तो हम लोग उसको उस क्लास के बारे में जो कुछ भी उनको सीखना चाहिए था वो चीज़ सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और स्थिति के साथ साथ अगर कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी तो वो बच्चों की शिक्षा थी। तो जब सिनी के द्वारा जब ग्राम स्तर पे हम कार्य करते हैं और कोरोना रिलीफ वर्क जो हमारे द्वारा किया जा रहा था, उस समय यह स्थिति सामने आई कि बच्चों के पढ़ाई में बच्चे काफ़ी पिछड़ रहे हैं और अगर बच्चों को उस समय सहयोग ना प्रदान किया जाए तो वैसी स्थिति में बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट होने की संभावना काफ़ी थी। इसके साथ ही साथ था कि बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उससे पिछड़ जाने की भी संभावना बहुत थी, जिसका कि न सिर्फ वर्तमान में बच्चों के प्रभाव शैक्षणिक प्रगति पर प्रभाव पड़ता बल्कि बाद में भी उसका दूरगामी प्रभाव भी हमें देखने को मिलता। अतः सिनी संस्था द्वारा यह प्रयास किया गया कि हम क्यों ना गाँव स्तर पर ही बच्चों को उनकी शिक्षा जो कक्षा है उसके अनुरूप जो है शिक्षा प्रदान करें। और इस दिशा में हम लोगों ने गांव स्तर पे ग्राम सभा में बात करके और गांव के स्थानीय स्तर पे और जहां पे स्थानीय स्तर पे वैसे युवा उपलब्ध नहीं थे वहां पे बाहर से हम लोगों ने शिक्षक की व्यवस्था करके
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। इस वर्ष का व्यापार मेला आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित होगा और 27 नवंबर तक चलेगा। श्री गोयल ने बिहार को साझेदार राज्य और उत्तर प्रदेश और झारखंड को प्रमुख राज्य बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। व्यवसायियों के लिए रखे गए हैं और उनके लिए आरक्षित हैं। वहीं आम लोगों के लिए ये 19 नवंबर से खुलेगा। मेले का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक रहेगा। व्यापार मेले में प्रवेश के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 65 मेट्रो स्टेशन से खरीदे जा सकते हैं। मेले में सामान्य दिनों में प्रति व्यक्ति टिकट की दर 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए होगी। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क होगा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर भी जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में कल नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 11 पट्टी जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए। T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में दुबई में आज शाम 7:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला होगा। दोनों टीमें अब तक T20 का विश्व कप नहीं जीत पाई हैं, इसलिए दोनों के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कालोजी नारायण राव की भूमिका पर विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कालोजी नारायण राव की भूमिका पर विशेष रिपोर्ट। तेरह नवंबर कालोजी नारायण राव की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 सितंबर 1914 को बीजापुर में हुआ था। कालोजी के व्यक्तित्व को निखारने में उनके बड़े भाई, जो एक उर्दू के कवि थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालोजी नारायण राव ने हालांकि छोटी उम्र से ही तेलुगु में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू में भी कविताएं लिखी। अपने छात्र जीवन के दौरान और बाद में भी वे उस समय के लोकप्रिय आंदोलनों आर्य समाज, आंध्र महासभा से बहुत प्रभावित थे और उनके गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। एक समाज सुधारक होने के नाते कालोजी ने अपनी कविताओं के माध्यम से
तेलंगाना के लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, लेकिन जीवन देश के लिए है का नारा दिया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के एक उत्साही प्रशंसक कालूजी ने सत्याग्रह और पुस्तकालय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुस्तकालय आंदोलन ने 1930 के दशक की शुरुआत से साहित्यिक और पढ़ने की संस्कृति को जनता के बीच बढ़ावा देने का काम किया था। अपने काव्य संग्रह ना गोदावा यानी मेरा विरोध में कालूजी ने अपने जीवन, साहित्य और सक्रियता को दर्शाया है। कालूजी ने निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ भी जमकर लिखा। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कालूजी को हैदराबाद के निजाम ने कैद कर लिया। कालूजी 1958-1960 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कालूजी ने लिखा था, मैं आज की वास्तविकता, बीते कल का सपना और आने वाले कल की याद हूँ। वर्ष 2002 में कालूजी का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर अनुसंधान के लिए वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कालूजी के जन्मदिन को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें सम्मानित किया। आज हम बात करेंगे मिंजूर भक्त वत्सलम की, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की। वे छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। भक्त वत्सलम स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1922 में मद्रास प्रांतीय कमेटी के सदस्य बने। भक्त वत्सलम ने दैनिक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया और इसे 1933 तक चलाया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के दौरान वे घायल हो गए थे। उन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए। 1936 के नगर निकाय चुनावों में भक्त वत्सलम मद्रास सिटी कारपोरेशन के लिए चुने गए और उन्होंने डिप्टी मेयर के रूप में काम किया। 40 साल की उम्र में भक्त वत्सलम ने 1937 के चुनाव में तिरुवल्लूर सीट जीतकर मद्रास विधानसभा में प्रवेश किया। भक्त वत्सलम ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त करेंगे हस्तांतरित। कोयला मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में राजमहल तालझारी कोल परियोजना में 1 करोड़ तक का टेंडर स्थानीय को देने पर सहमति। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 नए मामलों की पुष्टि, 26 हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 141। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कल तक राहत की उम्मीद नहीं। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में।